आप सभी को मेरी नमस्ते। चलिए, हम कल ओडी को पढ़ रहे थे, हमने बस उसको इंट्रोड्यूस ही किया था, तो चलिए आज हम एक क्विक रिवीजन लेते हैं और दोबारा से फिर स्टार्ट करते हैं अपना ओडी, ठीक है? चलिए, फटाफट से देखेंगे कि ये देखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है कि उसमें डेरिवेटिव्स रहते हैं। एक एक डिपेंडेंट होता है और एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है? अब हम पढ़ेंगे कि ओडी, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है हमारी, ये हमने पढ़ा था कि एक ऊपर और एक नीचे, यानी कि एक ही डिपेंडेंट और एक ही इंडिपेंडेंट होना चाहिए जब आप डिफरेंशियल करते हो। पार्शियल में एक डिपेंडेंट और एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होने चाहिए, ठीक है? ऑर्डर और डिग्री आपको निकालना आ गया था कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो रहता है ना डिफरेंशियल इक्वेशन में, उसका जो ऑर्डर होता है वही उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होता है और डिग्री उसकी पावर होती है, ठीक है? और वो ऐसा करते हुए आपको वो रेडिकल फॉर्म से फ्री करना चाहिए इक्वेशन को, और फ्रैक्शनल फॉर्म से भी आपको उसको फ्री रखना चाहिए। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? जिसकी डिग्री वन हो, डेरिवेटिव भले ही कितने हो उस डिफरेंशियल इक्वेशन में, लेकिन उसकी डिग्री वन होनी चाहिए, तो आप उसको बोलते हो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है? इसका इसका नाम, इसका मीनिंग यही होता है, लीनियर का मतलब होता है उसकी डिग्री वन है, ठीक है? अच्छा, उसमें दूसरी चीज़ क्या होनी चाहिए कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उनकी प्रोडक्ट नहीं होनी चाहिए, उनकी प्रोडक्ट नहीं होनी चाहिए, ठीक है? चलिए, और नॉन लीनियर क्या होती है? सिंपल सी बात है, जो लीनियर नहीं है वो कैसी है? वो नॉन लीनियर है, ठीक है? वो नॉन लीनियर है। चलिए, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में आप क्या करेंगे, आप देख लेंगे कि पावर जो है, डिग्री जो है वो एक से ज़्यादा है तो भी है, तो नॉन लीनियर है, उसको उस तरीके से सॉल्व करेंगे। लीनियर को देखो, ओडी को सॉल्व करते हुए ना हमें बस वो मेथड समझ में आने चाहिए। कैलकुलेशन से आई थिंक कोई नहीं घबराता है। कैलकुलेशन, ये ज़रूर कहूँगी कि प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी करनी पड़ती है, अदरवाइज कैलकुलेशन भी नहीं होती है। लेकिन घबराहट किस में होती है भाई? गुत्थी नहीं सुलझ पाती जब जब हमें यही नहीं पता होता, उसकी क्वेश्चन की शक्ल देख ली और ये नहीं पता चल रहा कि इसको कैसे सुलझाएं, इसमें करना है तो क्या करना है, अब इसको कैसे करें, कौन सा मेथड लगेगा। अगर यही पता लग जाए ना कि ये इस तरीके से होएगा, फिर तो आधी चिंता, आधी टेंशन तो खत्म हो गई, आधे से ज़्यादा ही खत्म हो गई। तो इसीलिए हमें सारी फॉर्म्स जो हैं वो अच्छे से याद रहनी चाहिए। इसलिए इसलिए देखो, मैं ये 2 से 3 पेज आपको रिवीजन करवाऊँगी, उसके बाद मैं हर एक मेथड पे आराम से समझाते हुए उनका एक-एक सिंपल क्वेश्चन उठाऊँगी, और बाद में हम जो है प्रीवियस ईयर के जो हैं क्वेश्चन वो भी लगाएँगे और थोड़े और ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस भी करेंगे। चलिए। तो ये देखेंगे आप, ये देख सकते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने तरीके हैं? वेरिएबल सेपरेबल मेथड, होमोजेनियस मेथड, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन वाला मेथड है, लीनियर इक्वेशन वाला मेथड है। तो इसमें है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, ये हमने कल पढ़ ही लिया था कि आपको कुछ ये फॉर्म आपको ध्यान में रखनी है कि एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, तो इसको उठा करके जेड पुट करेंगे, सारा काम हो जाएगा। डिवाइड बाई डी एक्स, ऊपर नीचे ये जो वेरिएबल फॉर्म है ना, इनके ही चेक करना है। ए एक्स प्लस बी वाई को चेक करना कि ऊपर नीचे सिर्फ मल्टीपल का अंतर होना चाहिए, बाकी सेम होना चाहिए, तो आप उसको उठा करके क्या कर देंगे, जेड पुट कर देंगे, आपका काम बन जाएगा। अब आज के में जो हम पढ़ेंगे ना, वो पढ़ेंगे हम होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस, ठीक है? तो होमोजीनियस में हम क्या करेंगे, होमोजीनियस में हम क्या करने वाले हैं, ये देखिए, होमोजेनियस में हम क्या करने वाले हैं। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में हम हमने चेक करनी है कि ये जो फॉर्म है वो होमोजीनियस बन रही है कि नहीं बन रही है, ठीक है? उसके बाद हम उसको होमोजेनियस फॉर्म से करेंगे, उसमें कुछ नहीं करना होता। वाई को वी एक्स या यू एक्स कुछ भी कहिए, वाई को एक्स की फॉर्म में पुट करना होता है, वो आपका काम हो जाएगा। नॉन होमोजेनियस है, अब दिखाई देगा, अलग से पता लगेगा आपको कि होमोजेनियस है, ये नॉन होमोजेनियस। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको बताऊंगी कि कैसे पता लगेगा आपको कि होमोजेनियस है कि नॉन होमोजेनियस है, ठीक है? अब नॉन होमोजेनियस है तो आपको पता लग गया, लेकिन आपको ये भी पता लग रहा है कि क्यों ना हम इसको होमोजेनियस बना लें, हमारा काम हो जाएगा। तो इसमें क्या चेक करना है कि कुछ ऐसा आपको फॉर्म दिखाई देगी, और फिर आपने चेक कर लेने का रेशो ए बाई ए वन, है ना? वो इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा भाई, बी बाई बी वन के। अगर इक्वल आ गया तो सिंपली उसको वन बाई एम पुट करके हमारा काम चलने वाला है। अगर नहीं आ रहा तो हम ये मेथड अपनाएंगे कि स्मॉल एक्स को हम ये लिख देंगे कैपिटल एक्स प्लस एच, वाई को लिख देंगे कैपिटल वाई प्लस के, और एच और के को इस प्रकार से हम चूज करेंगे कि जो ये इक्वेशन है ना साइड वाली, तो ये जीरो हो जानी चाहिए, ठीक है? लास्ट में फिर ये ना देखो, मैथ्स के क्वेश्चन सोल्व करते हुए हम जो जो पुट करते हैं अपनी तरफ से, हम क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए लास्ट में हमें उनकी वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू पुट करनी पड़ती है, तभी फाइनल सॉल्यूशन आता है। तो इसमें भी वही करेंगे, एच एंड के की हम वैल्यू निकाल लेंगे ना, जो वो फाइनली हम उसमें पुट करेंगे, और कैपिटल एक्स को बाद में जब सॉल्यूशन करेंगे तो स्मॉल एक्स में लिखेंगे, तब हमारा फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा। ओके, चलिए।
अब उसके बाद एग्जैक्ट है, एग्जैक्ट का एक तरीका होता है। एक तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि आपको इक्वेशन देखो ऐसी दी होगी, एम डी एक्स प्लस में एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो। ये जो एम है और ये जो एन है, ये फंक्शन होना चाहिए एक्स का, वाई का और एक्स वाई का, या तो एक्स हो या वाई हो या फिर एक्स वाई दोनों का प्रोडक्ट किसी का भी होना चाहिए, लेकिन इनका फंक्शन होना चाहिए। उसके बाद आप ये चेक कर लेंगे, ये पार्शियल डेरिवेटिव निकाल लेंगे दोनों का, एम का विद रिस्पेक्ट टू वाई और एन का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और चेक कर लेंगे इक्वल है कि नहीं। भाई अगर इक्वल है ना तो आपका काम हो जाने वाला है, क्योंकि ये एग्जैक्ट बन गई। एग्जैक्ट बन गई तो इसका एक फॉर्मूला होता है और उस फॉर्मूले में इसको हम वैल्यू पुट कर देंगे। क्या करेंगे देखिए, ये देखिए ये देखिए, अगर जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, ये निकालेंगे हम कि जो m माना हुआ था ना जो m था आपका, तो उस m को आप इंटीग्रेट करेंगे और उस m के अंदर जितनी भी टर्म्स है उसमें y को कांस्टेंट मान लेंगे। ठीक है, y को कांस्टेंट मान लेंगे। लेकिन जो n है और n में आप क्या करेंगे, आप n में वो टर्म उठाएंगे ही नहीं जिसमें x चिपका हुआ है, तो x वाले टर्म्स उठानी ही नहीं है, सिर्फ जिसमें y अकेला है ना वही टर्म्स उठानी है। तो वो उठा करके उनका इंटीग्रेशन कर देंगे, सिंपल आपको सॉल्यूशन आ जाएगा बस। अब है ना जो ये मेथड मैं बता रही हूँ कि मेथड फॉर फाइंडिंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स, तो इसमें आपको क्या करना है, दरअसल ये हम क्यों अप्लाई करते हैं, हम जब अप्लाई करते हैं जब हमारी इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं आ रही होती, तो फिर हमें लग रहा होता कि हम जुगाड़बाजी करके हम इनको एग्जैक्ट बना दें, फिर हमारा काम चलने वाला है, क्योंकि फिर हम इसी तरीके से उसका जनरल सॉल्यूशन निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये मैं मेथड बता रही हूँ, 4 मेथड है कि कैसे हम जो है इक्वेशन को एग्जैक्ट बना सकते हैं। तो ये देखिए, पहली बात आपको दिया रहा है कि एम डी एक्स प्लस में एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो। आपने देखा, आपने चेक कर लिया भाई एग्जैक्ट तो नहीं आ रही, अब क्या करें, तो क्या करेंगे, ये आप यदि आपको ऐसा दिख गया, मैंने बताया ना कि होमोजेनियस दिखेगी, अलग से दिख जाएगी कि हाँ ये इक्वेशन एक होमोजेनियस इक्वेशन है। तो यदि होमोजेनियस इक्वेशन है तो आपको एक चीज़ कर लेनी है, एम एक्स प्लस एन वाई निकालना है, एम एक्स प्लस एन वाई निकालना है, और आपने चेक करना है कि ये जीरो के इक्वल तो नहीं आया। तो यदि नहीं आया तो आपका काम बन गया, क्योंकि फिर आप क्या करेंगे, 1/mx प्लस एन वाई निकाल लेंगे और ये बन गया आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इसको आप क्या करेंगे, गिवन इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर आप यदि चेक करेंगे कि आपकी गिवन इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं, तो आपकी इक्वेशन एग्जैक्ट आ जाएगी। ठीक है, फिर वही फॉर्मूले में लगा देंगे और आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा मेथड क्या है, यदि आपने इक्वेशन देख ली एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो, और चेक भी कर लिया एग्जैक्ट तो नहीं आई, बट यदि ये फॉर्म आपके सामने है, यानी कि इस फॉर्म में आपको वो क्वेश्चन नजर आ गया, तो फिर आप समझ जाएंगे कि हाँ यहाँ पे मुझे ये वाला तरीका अपनाना है। कैसा, ये देखिए, एम के जो एम है ना वो आपको कुछ ऐसा नजर आएगा। एक बार इनको इरेज कर देती हूँ मैं, पता नहीं वीडियो में पेन नहीं चल रहा ये देखिए, यदि है ना आपको m कैसा नज़र आए, आपको इसको और बड़ा कर सकते हैं क्या, ये लो, यदि आपको m ऐसा नज़र आए कि मल्टीप्लाई है उसके साथ y, और एक फंक्शन नज़र आ रहा है आपको, ये x कोमा y नहीं है, ये एक्स वाई होगा, यहाँ पे थोड़ी सी गलती है, एक्स वाई का प्रोडक्ट, यानी कि एक्स कोमा वाई का मतलब तो ये हो गया ना, या तो एक्स का या वाई का या दोनों का, लेकिन एक्स वाई होगा यहाँ पे, यानी कि प्रोडक्ट होना चाहिए, एक्स ना तो एक्स ना वाई, एक्स वाई होना चाहिए, एक्स वाई का कोई फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, उसी तरीके से जब आप एन को चेक करोगे ना, तो एन का भी ऐसा ही होना चाहिए कि भाई एन का भी ऐसा ही होना चाहिए कि एक्स मल्टीप्लाई होना चाहिए, और जो फंक्शन नजर आएगा ना वो एक्स वाई का प्रोडक्ट होना चाहिए। ठीक है, तब आपका काम हो जाएगा, और आपने फिर क्या कर लेना है, आपने एम एक्स माइनस एन वाई को निकालना है और चेक करना है ये जीरो के इक्वल तो नहीं आया। यदि नहीं आया तो आपका काम हो गया, क्योंकि आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको मिल गया है 1/mx माइनस एन वाई, ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन जाएगा। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन से, और उसके बाद आप अपनी इक्वेशन को चेक कर लेंगे, एग्जैक्ट आ जाएगी, और फिर फाइनल उसी सॉल्यूशन उसी जो है फॉर्मूले में डाल देंगे, इंटीग्रेशन उसकी हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब थर्ड क्या है, थर्ड क्या है, ये है आपका थर्ड। थर्ड में क्या करना है, देखो आप एग्जैक्ट निकालते हुए जो है पार्शियल डेरिवेटिव तो निकालते ही हो, आपने देख भी लिया कि भाई एग्जैक्ट तो अपना नहीं आया, तो फिर क्या करें, तो फिर क्या करेंगे, आप दोनों का डिफरेंस ले लेना, नीचे m से डिवाइड कर देना या फिर n से डिवाइड कर देना। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, जब आप n से डिवाइड करोगे ना तो या तो कांस्टेंट आना चाहिए या फिर फंक्शन ऑफ x आना चाहिए, और जब आप m से डिवाइड करोगे ना तो या तो कांस्टेंट आना चाहिए या फिर फंक्शन ऑफ y आना चाहिए। ये दोनों आने के बाद आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, ये ध्यान देने की बात है। यदि आपने n डिवाइड किया है ना तो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पे हो जाएगा e रेज टू दी पावर इंटीग्रेशन, जो
जो भी आंसर आएगा ना आपका, या तो के या फिर फंक्शन ऑफ एक्स, है ना। तो ई रेज टू दी पावर इंटीग्रेशन करना है उस मतलब उस एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये मैंने दोनों करके दिखाए हुए हैं ना, जैसे कि यदि एफ ऑफ एक्स आए तो एफ ऑफ एक्स, यदि के आए तो के को कर देना। लेकिन देखो यहाँ पे मैं माइनस लगाऊंगी, क्यों लगाऊंगी, क्योंकि हमें मैंने उल्टा लिया हुआ है, देखो ये। या तो आप यहाँ पे ऐसे करना कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एन, उसमें से डिफरेंस निकालना, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जो है एम का विद रिस्पेक्ट टू वाई का, इसका डिफरेंस निकालना है। फिर आप ऊपर वाला ही करके जो एफ वाई है ना उसको माइनस एफ वाई यहाँ पे लिख देना आप। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, यदि आप नीचे m डिवाइड कर रहे हो बिल्कुल ऊपर वाले तरीके से, तो आप लिखोगे कि उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये हो जाएगा e रेज टू द पावर माइनस इंटीग्रेशन कर देना f ऑफ y या फिर k और यहाँ पे dy, ठीक है। ये कुछ ऐसे हो जाएगा। चलिए उसके बाद है ना लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये बहुत हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा था 11th 12th में, तो ये वही है शायद। ये देखिए, ये कुछ आपको ऐसे फॉर्म नज़र आती हैं वहाँ पे कि ये देखिए, ये है आपका डी वाई बाई डी एक्स है, और ये आपका वाई है, और ये आपका प्योर क्यों है। यहाँ पे पी और क्यों है ना, जो यहाँ पे पी और क्यों है जो, तो यहाँ पे प्योर क्यों है ना, वो फंक्शन होने चाहिए एक्स के, फंक्शन होने चाहिए एक्स के, ठीक है। तो प्योर क्यों फंक्शन होने चाहिए एक्स के, और बाकी यहाँ पे वाई होगा बस। उसके बाद आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, ये रहा आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये रहा आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये ई रेज टू द पावर पी डी एक्स। उसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा, वाई के साथ उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पे इस फॉर्मूले में कहने की बात है कि इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, ये पूरा फॉर्मूला है ना आपका, इसमें पुट कर देंगे वाई, ये फॉर्मूला रहा कि जो है ये जो फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है ना, इस फॉर्मूले में आप पहले पुट कर देना, y के साथ मल्टीप्लाई कर देना इंटीग्रेटिंग फैक्टर को, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यों के साथ मल्टीप्लाई कर देना इंटीग्रेटिंग फैक्टर को dx प्लस में c। तो ये आपका जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म, इसको कैसे करने वाले हैं। अब पंगा क्या होएगा कि आपको y नहीं फंक्शन ऑफ y मिल जाएगा। मतलब आपको y नहीं मिलेगा, फंक्शन ऑफ y मिलेगा, फंक्शन ऑफ y मिलेगा। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे अगर सिंपल y होता तो हम ऊपर वाला अप्लाई कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे मान लो कुछ और फंक्शन ऑफ y मिल गया, तब क्या करेंगे। तो आपने ध्यान देना है, यहाँ पे आपको f ऑफ y होना चाहिए, और साइड में आपका f डैश यानी कि इसका डेरिवेटिव होना चाहिए। तब आप क्या करेंगे, इस p के साथ जो भी टर्म है ना, p के साथ जो भी टर्म है उसको ही आप कुछ ना कुछ मान लेंगे, और फिर इसको आगे प्रोसीड करेंगे, तो आपका क्वेश्चन निकलने वाला है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन भी करने हैं ना, और क्वेश्चन की जब मैं आपको माध्यम से समझाऊंगी तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए आज हमने ये बर्नौली इक्वेशन, बर्नौली का शायद क्वेश्चन नहीं किया, बर्नौली का नहीं किया, इसका किया। चलिए बर्नौली का भी फॉर्मूला देख लीजिए, हूबहू होगा बिल्कुल सेम टू सेम। बर्नौली में क्या होगा, ये देखिए, ये फॉर्म है आपकी बर्नौली इक्वेशन की, क्या है, डी वाई बाई डी एक्स है प्लस पी एक्स वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स वाई रेज टू द पावर एन है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे वाई नहीं होना चाहिए, इसको वाई, इस वाई को हम यहाँ से हटाएंगे। क्या तरीका है, इसको डिवाइड कर देंगे थ्रू आउट पूरी की पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन को वाई की पावर एन से हम क्या कर देंगे, डिवाइड करने वाले हैं। जब हम इसको डिवाइड कर देंगे तो ये इस तरीके से कुछ आ जाएगी, कुछ इस तरीके से आ जाएगी, ठीक है। फिर हमने वही करना है कि p के साथ जो भी है ना, p के साथ जो भी है उसको ही हम कुछ ना कुछ मान लेंगे, और उसको ही मान के आगे जब हम प्रोसीड करेंगे, यानी कि उसको डिफरेंशिएट करेंगे, उसकी जगह पे ये रखेंगे, तो आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन निकलने वाला है। तो ये हमने क्या पढ़ी है, ये अब तक ये बहुत ज़रूरी जो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का हमने पढ़ लिया है। और उसके बाद जो है हम पढ़ने वाले हैं ये वाला लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, क्योंकि आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है, तो ये फॉर्मूले जो बचे हुए कल पढ़ाऊंगी। तो अब सेकंड स्लाइड में चल लेते हैं। चलिए फटाफट से देख लेते हैं हम क्या है इसमें, क्या है इसके अंदर। ये देखिए, मैंने कहा था ना होमोजेनियस इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, तो इसमें आपको क्या इसमें है आपको होमोजेनियस इक्वेशन, होमोजेनियस इक्वेशन। तो होमोजेनियस इक्वेशन में क्या होता है कि यदि आप अपनी गिवन इक्वेशन को कुछ इस फॉर्म में ले आए, एफ ऑफ वाई अपॉन में एक्स,
एफ ऑफ वाई अपॉन, दो तरीके हैं। एक तो यदि आप अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन को, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को आप पूरी की पूरी को इसमें कन्वर्ट कर पाएँ एफ ऑफ वाई अपॉन में एक्स, तो भी वो होमोजीनियस कहलाएगी। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, फिर आप वाई को ना यू एक्स पुट कर लेंगे, वाई को ना यू एक्स पुट कर लेंगे। ठीक है, तो आपका काम हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो मैंने डाला है ये है IAS 2004 का क्वेश्चन है, IAS 2004 का क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए मैं दूसरा तरीका बता रही हूँ कैसे पहचानेंगे कि ये होमोजेनियस है कि नहीं है। देखिए, आपने m बताओ, m कहाँ भी, ये रहा अपना m, ये dx के साथ जो है dy के साथ अपना n है। अब इसको पहचानने का ये तरीका है कि जो प्लस में जो टर्म्स आपस में जुड़ी हुई हैं, तो प्रत्येक टर्म की जो डिग्री है वो सेम होनी चाहिए। ठीक है, एक्स की कितनी पावर, जो पावर है ना वो सेम होनी चाहिए। जो पावर है ना प्रत्येक टर्म में, जो पावर है ना वो हर एक टर्म में सेम होनी चाहिए, भले ही वो आप मिला करके करो। यानी कि मान लीजिए एक्स की 3 है, अगले में एक्स की 2 है और वाई की 1 है, तो उस दोनों मिला करके कर लो। यानी कि 3 3 होनी चाहिए। फिर आपने फर्स्ट टर्म में चेक कर लिया, फर्स्ट टर्म में चेक कर लिया एक्स की कितनी पावर है, 3 है वही, और दूसरी में एक्स की तो 1 है लेकिन वाई की तो 2 है, लेकिन दोनों की मिला के तो 3 हो गई ना। तो यानी कि ये वाली जो है ना ये तो होमोजेनियस, मतलब होमोजीनियस दिख रही है। अब ये भी कर लेंगे चेक। अब इसी तरह इसको भी आप ऐसे ही चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें भी आपने देख लिया कि ये भी ऐसे ही है। तो इस प्रकार से आपने दोनों तरीके से चेक कर सकते हैं। देखिए, एक तो मैंने ये चेक करके बता दिया कि ये दिख ही रही है कि भाई होमोजीनियस है। दूसरा, यदि आप अपने फंक्शन को, पूरे के पूरे फंक्शन को y अपॉन में x में जो है कन्वर्ट कर पाएँ, तो भी आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस इक्वेशन हो जाएगी। मैंने इसे करके दिखाया है। डिवाई बाई डी एक्स को एक साइड में रख लिया, बाकी को राइट साइड में लेकर गई हूँ। उसके बाद मैंने x की 3 जो है उसको बाहर निकाला है, ऊपर से भी नीचे से भी कैंसिल हो गया, और आप देख रहे हैं कि पूरा का पूरा फंक्शन जो है वो मेरा एफ ऑफ वाई अपॉन में एक्स में कन्वर्ट हो गया, एफ ऑफ वाई अपॉन में एक्स में कन्वर्ट हो गया, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी। तब ये मैं इसको बोलती हूँ कि ये तो होमोजीनियस हो गई। फिर जब होमोजीनियस होगी तो हम क्या तरीका अपनाएं कि हमारा सॉल्यूशन निकल जाए, तो हम क्या तरीका अपनाएंगे कि वाई को हम कुछ भी लेकिन एक्स की फॉर्म में हम पुट करना चाहेंगे। तो मैंने लिख दिया इसको, ये देखिए मैंने इसको लिखा है वाई इज इक्वल टू यू एक्स। फिर मैंने डेरिवेटिव ले लिया, दोनों साइड बोथ साइड जो है इसका डेरिवेटिव लिया है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पे याद रखना है जिस भी टर्म को आप लोगे ना, यू लो वी लो कुछ भी लो, लेकिन वो फंक्शन ऑफ एक्स होना चाहिए। जिस तरीके से वाई एक फंक्शन ऑफ एक्स है यहाँ पे, है ना, उसी तरीके से यू भी एक फंक्शन ऑफ एक्स होना चाहिए। यानी कि उसका जब डेरिवेटिव लोगे ना तो वो ड्यू बाई डी एक्स आना चाहिए। ठीक है, कि कॉन्स्टेंट की तरह ट्रीट नहीं करोगे आप उसको। ठीक है, तो उसका क्या होना चाहिए, ड्यू बाई डी एक्स हो जाएगा। उसके बाद जो है, उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद सिंपल है कि इस डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे आपने ये सारा पुट कर देना है, और यहाँ पे y जहाँ दिखे उसको यू एक्स बना देना है। और फाइनली आपकी जो टर्म आएगी ना, सिंप्लीफिकेशन करने के बाद ये देखिए फाइनल जो है हमारी u में आ गई। u और x में ही कन्वर्ट हो जानी चाहिए आपकी। आपने क्या किया है, हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया है। हमने डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे जो हमने सॉल्व किया था वो लिख दिया है, u प्लस एक्स डी बाई डी एक्स, और हमने y की जगह पे यू एक्स लिख दिया है, और कैंसिल वैंसिल करके जो भी आया हमारा फाइनल u और x में हमारी टर्म्स आ गई हैं। ये देखिए, ये टोटल आप जब सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो आपको ये कुछ ऐसा नज़र आएगा, ये देखिए। ठीक है, फिर जो आपने वेरिएबल सेपरेबल का किया था, पहली वीडियो में हमने किया था, तो उसमें उसी तरीके से कि u वाली को एक साइड ले जाएंगे और v वाली जो x वाली टर्म्स हैं उनको एक साइड ले जाएंगे। देखिए ये है ना, ये इधर पूरा u का पूरा ना, u का आपको नज़र आ रहा है, u है, ये क्या है, ये u है अपना ए। ठीक है, तो ये आपको क्या नज़र आ रहा है, ये पूरा का पूरा आपको u नज़र आ रहा है। तो हमने क्या करना है, पूरा ही u है तो उसको दूसरी साइड ले जाएंगे, उसको लेफ्ट में ले जाएंगे, x को राइट में ले आएंगे, और ये पलट जाएगा। ये पलट जाता है ना, यदि ये फ्रैक्शन में होती है टर्म तो ये पलट जाती है। यदि आप इक्वल के दूसरी साइड लेके जाते हो तो चलिए, तो ये इतना हो गया। उसके बाद देखिए, उसके बाद कुछ नहीं, सिंपल जो है आपने वो किया है, सिंप्लीफिकेशन किया, कैलकुलेशन ये तो आप कर लोगे इजीली। ठीक, आपको पता तो लग गया कि ऐसे करना है। उसके बाद हमने देखो इसमें क्या किया है, इसमें हम नीचे वाले को हमने क्या किया,
हमने बोथ साइड है ना 4 से मल्टीप्लाई कर लिया। ये देखो 4 से मल्टीप्लाई यहाँ कर लिया, 4 से मल्टीप्लाई यहाँ कर लिया। क्योंकि हमें नज़र आ रहा था कि हम नीचे वाले को टी मान लेंगे ना तो ऊपर वाला हमारा सेट हो जाएगा। आपने क्या किया है, u4 + 6 u स्क्वायर + 1 को टी मान लिया है, और आपने जब इसको डिफरेंशिएट किया है तो ये पूरा जो है, ये ऊपर वाली जो टर्म है ये पूरी डी टी के बराबर हो गई। डी टी के बराबर हो जाने के बाद ये देखिए, अब आप है ना उसमें रख देंगे, ये डी टी बाई माइनस टी हो गया, और ये यू, ये यू नहीं है सॉरी 4 है, डी एक्स बाई एक्स हो गया। और इस तरीके से आपने ना फटाफट से सारा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। लोगरिदम ऑफ टी, लोगरिदम ऑफ एक्स, याद रखना है टी को यू में ले आना पड़ेगा, टी को यू में लाना पड़ेगा, और यू को फिर बाद में आपको यू क्या लिया था, यू क्या था, यू है वाई अपॉन में एक्स, तो यू को बाद में वाई अपॉन में एक्स रखना पड़ेगा। ठीक है, तब आपका सॉल्यूशन निकल जाएगा। यहाँ मैंने ये सर्कल लगाया क्यों, क्योंकि जल्दबाजी में ना मैंने ये टी क्या था, ये टी था यू का 4 + 6 यू का स्क्वायर + 1 है ना, ये था। और मैंने जल्दबाजी में क्या लिख दिया, 4 यू की 3, यानी कि नीचे वाला, ये नीचे वाला मैंने लिख दिया। तो मैं ये मैंने जानबूझकर फिर इसको ठीक भी नहीं किया, क्योंकि ये जल्दबाजी का नतीजा होता है कि हम जल्द जल्द क्वेश्चन कर रहे होते हैं, हमें आता होता है, लेकिन फिर भी हम प्रैक्टिस, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं होती और थोड़ी सी जल्दबाजी रहती है, तो उसी चक्कर में अपना गलत करके आते हैं। तो इसकी जगह पे क्या रखना था, इसकी जगह पे टी क्या था, एक्चुअल में टी तो ये था ना, टी तो क्या था भाई, टी तो ये था हमारा, तो यही रखना था उसमें। ठीक है, उस टी की जगह पे ये रखना था, जो कि मैंने नीचे वाला रख दिया। इसी तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए एक अब अगला मेथड क्या था, देखो अब आपको पता लग गया ना कि होमोजीनियस दिखाई देना, तो उसको आपको कैसे सॉल्व करना है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की यदि होमोजीनियस फॉर्म है तो उसको आपको कैसे सॉल्व करना है, ये तो आपको पता लग गया। लेकिन यदि वो होमोजीनियस नहीं है और आपको ऐसा लग रहा है कि मैं इसको होमोजीनियस बना सकती हूँ, ठीक है, बना सकता हूँ, बना सकती हूँ, तो फिर आप क्या करेंगे, तो आप उसको ऐसे बनाएंगे जैसे कि हमने फॉर्मूले में पढ़ा था कि आप रेशो निकालेंगे, रेशो इक्वल ही है तो 1/m पुट कर देंगे, अगर इक्वल नहीं है तो हम कैपिटल X + H कैपिटल Y + K, इसको पूरा करके दिखाते हैं हम, देखिए कैसे होगा। तो हमने रेशो निकाला ये होमोजेनियस नहीं आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि देखो पूरी की पूरी टर्म में ना यहाँ पे x की 1 डिग्री है, y की भी भैया 1 डिग्री है, अब 3 के साथ तो कुछ है ही नहीं ना, तो यहाँ पे तो डिग्री नहीं है, तो ये होमोजेनियस नहीं हुआ। ये देखिए x की 1 डिग्री है, y की भी 1 डिग्री है, लेकिन 3 के साथ तो कुछ भी नहीं है, 3 के साथ तो कुछ है ही नहीं, तो ये होमोजेनियस नहीं हुआ। क्योंकि तीनों के साथ है ना 1 1 डिग्री होनी चाहिए थी किसी भी मतलब उसकी वेरिएबल की। ठीक है, तो ये होमोजेनियस नहीं हुआ, तो हमने क्या करना था, हमने जो भी बोला था हम वही करेंगे जो फॉर्मूले में दिया हुआ था। ठीक है, चलिए एक्स को कैपिटल X + H, और इस तरीके से आप डेरिवेटिव लेंगे तो स्मॉल जो ये डी एक्स है ना, ये डी कैपिटल X में बदल जाएगा, डी वाई जो है कैपिटल डी वाई में बदल जाएगा। उसके बाद ये आपका फॉर्मेशन हो गया, आपने जिस तरीके से लिया ना आपका उसी तरीके से यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया। आपने कुछ नहीं करना, वैल्यू सिर्फ इसमें पुट करनी है और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद जो आपका आंसर आएगा ये देखिए, ये आ गया। अब dy/dx हो गया, और आपने ये जो इक्वेशन कही थी ना कि एच और के को इस प्रकार से चूज करना कि हमारे जीरो आ जाए, ये लो जो हमने एच के था ना उसको जीरो के इक्वल पुट कर दिया है, और सेकंड वाली को भी, इसको भी जीरो के इक्वल पुट कर दो, इसको भी जीरो के इक्वल पुट कर दो, और यहाँ से ना एच और के की वैल्यू निकाल लो, जैसे हम दो इक्वेशन को करते हैं सोल्व वैसे। और उसके बाद हम ये कहेंगे कि भाई हमने ना एच और के को इस तरीके से हमने एच और के को हमने इस तरीके से चूज कर लिया है कि हमारी ये इक्वेशन जीरो बन गई है, और एच और के की वैल्यू हमने क्या ली है, 1 ली है, हमने सॉल्व करके निकाल लिया इसको। ठीक है, चलिए अब उसके बाद हमने y = क्योंकि अब देखना, अब देखो ये होमोजेनियस हो गया। होमोजेनियस कैसे हो गया है, यहाँ पे भी एक वेरिएबल है और यहाँ पे भी एक वेरिएबल है, यहाँ पे 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 एक वेरिएबल है। अब ये होमोजेनियस लग रहा है आपको, होमोजेनियस है ये। अब सेम तरीका, आप तो बताने की ज़रूरत भी नहीं है कि ये सेम तरीका हो गया है, क्योंकि अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम क्या करने वाले हैं, इसको होमोजेनियस जैसे मैंने पीछे वाला क्वेश्चन करवाया था ठीक वैसे ही करेंगे। बस इसमें एक ध्यान रखना है कि u को बदल देना कैपिटल Y कैपिटल X में, फिर कैपिटल Y कैपिटल X को बदल देना स्मॉल x और स्मॉल y में, और जो h और k जहाँ पे होंगे वहाँ पे h और k की वैल्यू 1 पुट कर देना, बस वही आपका फाइनल आंसर होगा। और इस वीडियो में मैंने ये करके भी आपको दिखाया है, ये देखेंगे। हमने dy/dx को लिख लिया, हमने ux, हमने सेम तरीका अपनाया है, हमारी
कन्वर्ट हो जाएगी पूरी की पूरी इक्वेशन u और v में। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं ये देखिएगा, ये हमारा आंसर आ गया है कुछ ऐसे कुछ ऐसे। ये बस कुछ नहीं है, सिंपल इंटीग्रेशन है, सिंपल कैलकुलेशन है। क्योंकि मेथड मेन चीज़ क्या होती है क्वेश्चन के अंदर, मेथड आपको समझ में आना चाहिए। यदि आप क्वेश्चन को देख करके पकड़ पाते हो इसमें हमें कौन सी फॉर्म इस्तेमाल करनी है, कौन सा मेथड लगाना है, बस उसके बाद कैलकुलेशन वर्क रह जाता है, वो आप कर लोगे इजीली। तो उसके बाद किसको टी मानना है किसको नहीं मानना है, तो इसमें क्वेश्चन में करके दिखा दिया है कि देखिए ऐसे ही आपकी सिंपली कैलकुलेशन आपकी हो जाएगी। बस जहाँ पे यू आएगा ना, यू के जगह पे मैंने देखो कैपिटल वाई बाई एक्स लगा दिया, कैपिटल वाई बाई एक्स लगा दिया। नेक्स्ट स्लाइड में जब हम सॉल्व कर रहे होंगे ना इसको, तो आप देख रहे होंगे जब नेक्स्ट स्लाइड में हम आएंगे, तो ये मेरा आंसर तो आ गया, ये मेरा आंसर तो आ गया भाई, ये आ गया, ठीक है। लेकिन आंसर तो आ गया है, लेकिन ठीक है आंसर तो आ गया, लेकिन जो है ना ये कैपिटल में आया है, कैपिटल में आया है, तो अभी कैपिटल नहीं करना है। अभी मैंने कहा था ना उसको उसी ओरिजिनल रूप में लेके आना है। अब ये था हमारा स्मॉल एक्स, क्या था कैपिटल एक्स प्लस में एच, कैपिटल एक्स प्लस में एच था, और ये इसको हम क्या लिखेंगे, कैपिटल एक्स को लिखेंगे स्मॉल एक्स माइनस वन, कैपिटल वाई को लिखेंगे स्मॉल वाई माइनस वन। ठीक बात है, चलिए ये बढ़ा दिया। उसके बाद हम इसमें लिखेंगे और ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हुआ ना आपका फाइनल आंसर, ये है आपका फाइनल आंसर, ये है आपका फाइनल आंसर, ठीक है। चलिए उसके बाद जो है एग्जैक्ट में क्या, कुछ नहीं, आपको ये दिया हुआ होगा, देखो ये दे रखी होगी, ये पहचान लेना, एम डी एक्स प्लस में एन डी वाई, एम डी एक्स प्लस में एन डी वाई, ठीक है। दे दिया भाई, हम कहेंगे चलो चेक कर लेते हैं हमारी एग्जैक्ट है कि नहीं है, एग्जैक्ट है कि नहीं है। तो ये हमने पार्शियल डेरिवेटिव लिया, दोनों को इक्वल दिखाया, दोनों इक्वल आ गए तो हमारा काम बहुत आसान है। उसके बाद हमने इस फॉर्मूले में रख देंगे, और कैसे इस फॉर्मूले को हमने रखना है ये आप ध्यान से देखना, ठीक है। चलिए फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने ये एग्जाम्पल ले लिया है, इसमें ये एम है, ये एम है, ये एन है, हमने पार्शियल डेरिवेटिव निकाला और हमारा बिल्कुल इक्वल आ गया, हम क्या बोलेंगे एग्जैक्ट इक्वेशन है। फिर हमने क्या किया, फर्स्ट टर्म जो है हमारी, फर्स्ट टर्म को जो है हमने यूं का यूं उठा लिया, ये देखो, और इसमें हमने कहा वाई को हम कांस्टेंट मान लेते हैं और उसको इंटीग्रेट कर देते हैं। लेकिन सेकंड में हमने वो टर्म्स हमने नहीं सिलेक्ट करी हैं जहाँ पे एक्स चिपका हुआ था, ये वाली सिलेक्ट नहीं करी, ये वाली सिलेक्ट नहीं करी, सिर्फ वाई का स्क्वायर बच गया, तो उसी को उठा करके इंटीग्रेट कर दिया और ये आपका फाइनल सॉल्यूशन आ गया है, ठीक है। बस इतना ही है। तो जब एग्जैक्ट नहीं हो, लेकिन आप कैसे भी करके उसको एग्जैक्ट बना लेते हैं, उन मेथड बताया था, उन मेथड के तहत आप उनको मेथड लगा करके आप उनको एग्जैक्ट बना लेते हैं, तो फाइनली जो एक स्टेप बचता है एग्जैक्ट में, कि एग्जैक्ट होने के बाद आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके फिर आप अपना सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक है। कहाँ पे गया ठीक है, ये वाला फॉर्मूला जो इसमें भी लगाया ना, कि ये वाई को कांस्टेंट मानो और ये मानो, ठीक है। चलिए मेथड्स ऑफ फाइंडिंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स, मेथड ऑफ फाइंडिंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स, तो यही है वो मेथड, 4 मेथड जो मैं बता रही थी। सबसे पहला हमने क्या देखना है, हमने चेक कर लेना है, हमें इक्वेशन दी होगी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0। हम चेक कर रहे हैं कि क्या ये एग्जैक्ट है, हमने देखा नहीं भी एग्जैक्ट तो नहीं है। क्या ये होमो है, होमो आपको देखने से ही पता लगेगा, हर एक टर्म में जो डिग्री है उसकी, हर एक टर्म की जो पावर दिखाई दे रही है ना, एक्स की पावर वाई की पावर, दोनों की मिला के पावर, वो हर एक टर्म की अलग अलग भी चेक करोगे ना तो सेम होनी चाहिए, तब आप कहोगे कि हाँ। या फिर उस पूरे फंक्शन को आप एफ ऑफ वाई अपॉन में एक्स में ट्रांसफॉर्म कर पाओ तो भी, तो आप कहोगे कि हाँ ये होमोजीनियस इक्वेशन है, ठीक है, होमोजीनियस इक्वेशन है। तो फिर आप ये वाला इसमें फॉर्मूला बना देंगे कि एम एक्स प्लस एन वाई निकाल लेंगे, हम देखेंगे कि 0 के इक्वल तो नहीं आया, अगर नहीं आएगा तो हमारा काम हो गया, 1 अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई हम निकालेंगे, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर आपका जो है एग्जैक्ट आ जाएगा, और एग्जैक्ट आने के बाद आपको नेक्स्ट प्रोसेस का पता है कि आपको क्या करना है, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, ये रहा एग्जाम्पल, ये रहा हमारा एम, ये रहा हमारा एन, ठीक है, ये हमारा एम है, ये हमारा एन है।
चलिए, अब उसके बाद हमने एम एक्स प्लस एन वाई करा, एम एक्स प्लस एन वाई करा। उसके बाद हमने देखा भाई जीरो तो नहीं आया, ये हमारा कुछ है, ये आ गया, और ये आपको पता है ये जीरो तो नहीं है। तो अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया 1 में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब आपने देखा कि हम, अब आपने क्या कहा कि हम जो गिवन जो इक्वेशन है उसको इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद आपने फाइनली जो सिंप्लीफाई किया तो क्या आंसर आ गया आपका, आपने देखा कि ये तो भाई हमारा आ गया है आंसर, कितना आया है, ये कुछ ऐसा आ गया, ये इक्वेशन बन गई। अब ये m है, ये n है। अब इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू y, है ना, इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू x। आप चेक कर लेना, आपके दोनों के दोनों इक्वल आएंगे, इक्वल आ जाएंगे, ये मैंने यहाँ पे करके दिखाया हुआ है। और फिर आप क्या होगे, येस गिवन इक्वेशन इज एन एग्जैक्ट इक्वेशन। तो फिर आप वही फॉर्मूला लगा दोगे जो पहले वाला था, ठीक है। सिर्फ ये है कि आप एग्जैक्ट नहीं तो एग्जैक्ट कैसे बनाएंगे, ठीक है, ये है वो तरीका। उसके बाद क्या है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई आपको ये दिया हुआ है। आपने ये चेक कर लेना कि क्या ये वाली फॉर्म है, क्या ये वाली फॉर्म है, यानी एफ किसका फंक्शन है, प्रोडक्ट का। देखिए भाई प्रोडक्ट का है, और यहाँ पे भी प्रोडक्ट का फंक्शन है, यहाँ पे वाई मल्टीप्लाई है, यहाँ पे एक्स मल्टीप्लाई है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे एम एक्स माइनस एन वाई इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, है कि नहीं। अगर ये नॉट इक्वल टू जीरो आ गया तो हमारा काम हो गया, क्योंकि 1/mx माइनस एन वाई इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर। फिर हम क्या करेंगे, इस फैक्टर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन से, फिर वही आपकी एग्जैक्ट बन जाएगी। एग्जैक्ट बन गई तो फिर आपका काम हो जाएगा, ठीक है। वो गिवन जो फॉर्मूला था उसमें रख देंगे, ठीक है। चलिए, उसके बाद ये मैंने एग्जांपल लिया IS 2006 का। तो इसमें हमने देखा कि ये देखिए, आपको फॉर्म ही तो पहचाननी है, ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा, ये है y बाहर चिपका हुआ है और फंक्शन एक्स वाई प्रोडक्ट का है। ये देखिए एक्स बाहर मल्टीप्लाई में है, और ये जो है आपका फंक्शन जो है एक्स वाई प्रोडक्ट का है। बस फिर क्या था, फिर हमने फटाफट से एम एक्स माइनस एन वाई निकाला, और हमने देखा ये जीरो तो नहीं आया, ये जीरो तो नहीं आया। फिर इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर बना लिया, और इसको गिवन इक्वेशन से हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। आपका काम हो जाएगा। उसके बाद मैंने इसको आगे नहीं किया, क्योंकि आप, मैंने बता दिया कि आप मल्टीप्लाई करेंगे, आपकी फाइनल इक्वेशन जो है वो एग्जैक्ट बन जाएगी, आप उसको कर लेंगे, ठीक है। अब अगला है, अगला जो फॉर्मूला है, और ये है आपका थर्ड वाला मेथड, ठीक है। क्या करेंगे, एग्जैक्ट नहीं है, ये सारे के सारे मेथड कौन से हैं, जब एग्जैक्ट ना आए और आपको एग्जैक्ट बनाने हो तो आपने क्या किया, आपने चेक कर लिया भाई मेरी जो इक्वेशन है वो एग्जैक्ट तो नहीं है। अब क्या किया जाए, तो आप है ना एन करके देख लेना, या फिर एम करके देख लेना। देखो, यदि ऊपर वाला सेम है ना तो डिफरेंस का अंतर आएगा, नहीं तो आपको ऊपर वाला इसमें चेंज करना पड़ेगा, आपकी मर्जी है, ठीक है। ऊपर वाला यदि आप कर एम, यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एम, और यहाँ पे एन इनका डिफरेंस ले, और यहाँ पे अगर अगर यहाँ पे ये दोनों चीज़ें सेम रखोगे ना, यहाँ पे दोनों चीज़ें सेम रखोगे तो यहाँ पे माइनस का डिफरेंस आ जाएगा नीचे वाले में, ठीक है। चलिए, इस फॉर्मूले में रखना तो आपको पता लगेगा कि n से डिवाइड करने पर या तो कांस्टेंट आना चाहिए, फंक्शन ऑफ x आना चाहिए। उसी प्रकार से जो नीचे वाला है उसमें m से डिवाइड करने के बाद या तो कांस्टेंट आना चाहिए, फंक्शन ऑफ y आना चाहिए, ठीक है। और फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा e⁻⁻k dy, ठीक है। उसके बाद तो आप कर ही लेंगे, क्या करना है, करना ये है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर को गिवन इक्वेशन से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद आपकी एग्जैक्ट बन जाएगी, एग्जैक्ट बनने के बाद आपको पता ही है क्या करना है, ठीक है। चलिए, ये मैंने एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। एग्जाम्पल ये ले लिया, ये आपका m, ये आपका n, हमने इसको पार्शियली डिफरेंशिएट किया y के, इसको कर दिया भैया x के। अब हमने देखा कि भाई इक्वल तो नहीं आ रहा, इक्वल तो नहीं आ रहा, तो हमने डिफरेंस ले लिया। अब हमने डिफरेंस भी ले लिया, और हमने क्या किया, हमने क्या किया है, हमने n से डिवाइड कर दिया। फिर हमने देखा ये तो पूरा का पूरा फंक्शन जो है ना, ये तो पूरा का पूरा फंक्शन जो है ये तो x का फंक्शन हो गया। बस फिर क्या था, फिर क्या था, फिर हमने क्या किया है, फिर हमने क्या किया है, ये फिर हमने क्या किया है, फिर हमने ये वाला काम, सॉरी ये तो लीनियर का आ गया, ये क्या है, ये देखिए। फिर हमने क्या किया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है e⁻f(x) dx, e⁻3y(x) dx, e⁻3 लोग है, ये तो कैलकुलेशन कर ली, और ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर देना है गिवन इक्वेशन से, और फिर वो आपकी इक्वेशन एग्जैक्ट हो जाएगी, ठीक है।
वो आपकी इक्वेशन जो है वो एग्जैक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो कह रहा है इंटीग्रेटिंग फैक्टर से हमने क्या कर लिया है, मल्टीप्लाई कर लिया है, फिर वो जो आपकी गिवन इक्वेशन है ना वो एग्जैक्ट हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, एग्जैक्ट हो जाएगी। फिर आप एग्जैक्ट वाले फॉर्मूले में डाल करके इसको कर सकते हो इजीली। ठीक है, इजीली आप इसको कर सकते हो। ठीक है, चलिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये तो हम मतलब पढ़ते ही हैं, ये हमने बहुत पहले भी पढ़ा था। चलिए मम्मी अपने आप चल लेगी, मैं वीडियो बनाऊँ। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है इज ऑफ द फॉर्म, इज ऑफ द फॉर्म, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म डिवाई बाई डी एक्स प्लस में पी एक्स डॉट वाई। अच्छा, ये वाली फॉर्म हमने देखी थी, ये वाली फॉर्म हमने देखी थी। ठीक है, तो इसमें क्या है, p जो है वो x का फंक्शन होना चाहिए, क्यों जो है वो x का फंक्शन होना चाहिए। और यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है p और क्यों दोनों के दोनों ही x और y के फंक्शन होने चाहिए, p और क्यों दोनों के दोनों x और y के फंक्शन होने चाहिए। ठीक है, अब आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेना है, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेना है। ये आ जाएगा ई रेस्ट टू द पावर पी डी एक्स, और इस फॉर्मूले में आप इसको पुट कर देंगे, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू जो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो मल्टीप्लाई गुणा में क्यों इज इक्वल टू एक्स। यानी कि एक एग्जाम्पल हम लेके देख लेते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल करते हैं। देखिए ये आपकी कुछ इक्वेशन आ गई है ऐसी, ये आपका p, ये है आपका क्यों। ठीक है, आपने क्या किया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लिया, कैसे, ऐसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लिया आपने, है ना। ये देखिए आप इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। ये देखिए y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर में क्या होगा, इंटीग्रेशन करना है आई एफ डॉट, क्यों ये फॉर्मूला था और हमने इस फॉर्मूले में ना रख दिया है अपनी अपनी वैल्यूज़ को, और फिर आप देखेंगे कि आपका इजीली जो है सॉल्व हो गया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है कि इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म। यदि आपको लीनियर फॉर्म दिखाई नहीं दे रही है लेकिन आपको ऐसा लगता है कि मैं इसको बना सकती हूँ, तो मैं आपको दो फॉर्म बता रही हूँ, वो फॉर्म आपको ध्यान से देखनी है और उनको पहचान लेना है कि हाँ ऐसा करेंगे हम इसमें। ये देखें यहाँ पे देखें, अब भाई यहाँ तो y था लेकिन ये तो एफ ऑफ वाई है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एफ डैश वाई है, तो ये तो पंगा हो गया। अब क्या करें, अब सिर्फ एक काम करना है, आपने एक तो चेक कर लेना है कि p के साथ जो भी है ना फंक्शन, उसका डेरिवेटिव जो है वो डी वाई बाई डी एक्स के साथ होना चाहिए। ठीक है, और फिर आपने क्या करना है, फिर आपने एफ ऑफ वाई को ही कुछ मान लेना है, एफ ऑफ वाई को कंसिडर करोगे और उसको आगे प्रोसीड करोगे, जैसे कि आप करते हैं, हम पीछे वाले क्वेश्चनों में हमने किया है कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और इसको हम इसकी जगह पे रख देंगे पूरा का पूरा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन करके दिखाऊंगी, आप टेंशन ना लीजिए। ये बर्नौली क्वेश्चन में सिर्फ ये है कि यहाँ पे वाई की कुछ ना कुछ पावर होगी, लेकिन वो यहाँ पे फंक्शन ऑफ वाई नहीं है, यहाँ पे कोई फंक्शन नहीं है, वाई की कुछ पावर है। यहाँ पे क्या था, ऊपर वाले में फंक्शन ऑफ वाई है, कोई ना कोई फंक्शन है, और यहाँ पे खाली नीचे वाले में क्या है, नीचे वाले में खाली क्या है, वाई की कोई ना कोई पावर है, वाई की कोई ना कोई पावर है। ठीक है, चलिए अब क्या हो जाएगा, हम इसको इस पावर को ना, इसको को अकेला छोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, पूरी की पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन को y की पावर n से डिवाइड कर देंगे, y की पावर n से डिवाइड कर देंगे, और ये हमारा आ गया y की पावर माइनस n, यहाँ पे क्या आ गया, y की पावर 1 माइनस n। ठीक है, और बस फिर वो ऊपर वाला ही स्टेप हम रिपीट करेंगे कि जो p के साथ जो भी टर्म है उसको ही कुछ ना कुछ, किसको मानना है, ये ध्यान रखने वाली बात है, किसको मानना है, कुछ भी वो मानना है, p के साथ जो भी टर्म है, p के साथ जो भी टर्म है, p के साथ जो भी टर्म है उसी को हमने पुट करना है, तभी हमारा सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, ये हमने 2005 का क्वेश्चन ले लिया है इसको समझाने के लिए। ठीक है, ये देखिए ये कुछ ऐसा था। अब मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पे तो दिख तो रही है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाला, लेकिन ये कहाँ से आ गया, यहाँ तो y होना चाहिए था तब तो काम चल जाता, और ये कहाँ से आ गया, ये तो हमने पढ़ा था कि क्यों इज ए फंक्शन ऑफ एक्स ओनली, है ना, एक्स ओनली पढ़ा था। अब ये क्या हो गया, या तो कांस्टेंट होना चाहिए था इसको, इस क्यों को, या तो कांस्टेंट होना चाहिए था या फिर फंक्शन ऑफ एक्स ओनली होना चाहिए था। तो फिर हमने क्या किया, इस y को यहाँ से हटाने के लिए हमने थ्रू आउट कोश स्केयर y से डिवाइड कर दिया। ठीक है, कोस स्केयर एक्स से डिवाइड कर दिया। ये लीजिए भी डिवाइड करने के बाद हमने क्या किया,
बस कुछ नहीं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ध्यान से देखिए क्या किया है, 1/cos² वाई को ऊपर ले गए, सेकेंड स्क्वायर वाई आ गया। साइन 2 वाई को हमने खोल दिया 2 sin y इंटू कोस वाई, और नीचे जो था cos² वाई इसको हमने खोल दिया 2 cos y इंटू साइन वाई। अब ये कैंसिल वैंसिल होकर आपको कुछ इस तरीके से नजर आएगा, कुछ इस तरीके से आपको नजर आने वाला है। एंड उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, आपने देखा ये वही फॉर्म बन गई, ध्यान से देखिएगा। टेन वाई को समझ लो एफ ऑफ वाई, ठीक है। तो एफ डैश वाई क्या हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर वाई। बस, तो ये वही फॉर्म है, ऊपर वाली फॉर्म है। इसको रिड्यूस करने के लिए क्या बताया था, जो पी के साथ जो भी टर्म है उसी को कुछ ना कुछ मान लेना है। तो ये लीजिए पी के साथ क्या टर्म थी, टेन वाई। अब टेन वाई को यू मान लिया। अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड करेंगे, तो ये देखो पूरा ही कवर कर लिया ना इसने, इसलिए कह रही थी अपने आप ही हो जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये सेकेंड स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स, और ये हो गया डी यू बाई डी एक्स। ठीक है, तो इसकी जगह पे उठा के और ये रख देना, हो गया आपका काम। चलिए, उसके बाद तो सिंपल, उसके बाद कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको फिर सारा पता है क्योंकि वो ऑलरेडी ट्रांसफॉर्म हो गया है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री थी ना, उसमें ये कन्वर्ट हो गया। कन्वर्ट होने के बाद आपको पता है कि ये p जो है फंक्शन ऑफ x ओनली आ गया, और ये क्यों जो है फंक्शन ऑफ x ओनली आ गया। अब आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेना है, और इसके बाद ये देखिए ये रेस्ट टू द पावर x की पावर 2, ठीक है, ये आ गया। और यहाँ पे एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि आप क्या करिएगा लास्ट में, ये करिएगा आप y के साथ y, यहाँ पे y नहीं लिखेंगे u लिखेंगे। आपने कन्वर्ट किया हुआ है, आप याद रखें, आपने कन्वर्ट किया हुआ है। तो कन्वर्ट किया हुआ है तो u की जगह पे आप y की जगह पे u लिखिएगा, और यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, और यहाँ पे आपका क्यों इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और यहाँ पे मैंने डिफरेंशिएट इसको इंटीग्रेशन करके नहीं दिखाया क्योंकि इंटीग्रेशन आपको आती है। हम इसको जो है पार्शियल जो है ना इसकी इंटीग्रेटिंग करेंगे, ये फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट मान करके, ठीक है ना। इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स जो हमने सीखा हुआ था 12th क्लास में, तो वो वही है कि इसको फर्स्ट फंक्शन आइलेट करते थे ना, ILATE आइलेट करते थे हम, ठीक है, कि फर्स्ट फंक्शन किसको कंसिडर करना है, सेकंड किसको कंसिडर करना है। तो फर्स्ट इसको मान लीजिएगा, सेकंड इसको मान लीजिएगा, बाई पार्ट्स इसको इंटीग्रेट करना है। यू की जगह पे आपने फाइनल वैल्यू रखनी है। ये तो हर किसी क्वेश्चन का रूल है, जब भी आप किसी क्वेश्चन में कुछ मानते हो तो फाइनल आंसर में आपको उसकी ओरिजिनल वैल्यू पुट करनी पड़ती है। तो जैसे ही हमारे ये आंसर आएगा, हमने यू क्या माना हुआ था, हमने यू क्या माना हुआ था, अभी बताइए यू क्या माना हुआ था, 10y। तो आप u को क्या लिखेंगे, 10y, तभी आपका जो है फाइनल आंसर आएगा। चलिए, ये हमारी लास्ट स्लाइड है, ठीक है, और इसमें मैंने आपको ना कुछ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये बहुत काम आएंगे, इसलिए जो है मैंने ये यहाँ पे ये पिक्चर जो है स्लाइड जो है ऐड करी है, ठीक है। आप इनको बहुत ध्यान से देखना, सिर्फ देखते रहना, देखोगे 2 से 3 बार, 2 से 3 बार आपको पता लगेगा। ये जो डी है ना, डी का मतलब है डेरिवेटिव। आप है ना y² मैं पहला बता रही हूँ आपको, ये सेम है, सारे के सारे सेम है। ये आपको याद करने होते हैं, आपको देखते ही पता लगना चाहिए कि हाँ भाई ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये मतलब ये है, ये है, दोनों सेम ही है, ये कुछ नहीं है। तो आपको क्या हो जाएगा, डी यानी कि डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ y² बाई x, ये क्या हो जाने वाला है, इसका डेरिवेटिव खोलना आप, y² बाई x को u अपॉन v जो होता था, और उसका डिफरेंशिएट करते थे तो कैसे करते थे, v इंटू में u का डेरिवेटिव, ठीक है, डी यू माइनस u इंटू में डी वी डिवाइड बाई x²। तो इसको आप खोल के देख लेना, यही आ जाएगा। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, डी ऑफ y² डिवाइड बाई x। ये हम ऐसा इसलिए याद कर रहे हैं क्योंकि जब आप इंटीग्रेट करोगे ना, तो ये डी जो है वो उस इंटीग्रेशन से कैंसिल आउट होने वाला है, फिर आपका काम आसानी से हो जाएगा। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, और कल हम क्या पढ़ेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, एंड उसके बाद हम पढ़ेंगे वेरिएबल कोफिशिएंट। बस इसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा, और फिर हम नॉन लीनियर वाला पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, नॉन लीनियर वाला पढ़ेंगे, यानी ओडी खत्म नहीं होएगा मतलब ये बहुत बड़ा सा टॉपिक इसका खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए, बाय बाय।